हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ, कहते हैं कि हौसले और जज्बे से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल राहों को हमवार किया जा सकता है। और हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं कि लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में हम ऐसे तमाम आम लोगों की खास कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां। बच्चों से बनता परिवार, परिवार से बनता समाज और समाज से बनी ये दुनिया जब बदलने लगती है, जब बुजुर्ग कदम लड़खड़ाने लगते हैं और कोई अपना सहारा नहीं होता है, ऐसे लोगों को, ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को सहारा देने के लिए उनकी एक ऐसी खास जगह है नाडियाड का दिकरानू घर। कैसा है ये घर और क्यों ये वृद्धजनों को लगता है बहुत अपना, आइए देखते हैं। उन आंखों ने भी देखे होंगे कुछ ख्वाब, ख्वाब एक भरे पूरे परिवार का, बच्चों के प्यार और अपनेपन का, ख्वाब खुद के सम्मान का, जीवन के अंतिम पलों में तनाव रहित समय का। परिवार की स्थापना करने वाले माता पिता जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जब उस परिवार और बच्चों से दूर हो जाते हैं तो उनके लिए उनका नया आशियाना बनता है ये दिकरानू घर। ये बूढ़े कदम जब लड़खड़ाने लगे, जब ये आंखें धुंधली हो जाएं और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएं, तब इन्हें जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो इनके साथ रहे और देखभाल करे। अकेले मजबूरियों के बीच जी रहे ऐसे वृद्ध जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, उनके लिए अपने हैं ये लोग। उनका आशियाना है नाडियाड का ये दिकरानू घर। जिन बुजुर्गों के आगे पीछे कोई नहीं, जो सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं, ऐसे माता पिता के लिए वृद्धाश्रम बेशक एक वरदान है। इनको हम गुजराती में बोलेंगे तो दिकरे का घर होगा और हिंदी में हम बोलेंगे तो ये बेटे का घर है। और बेटे के घर में जो माँ बाप जो रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई भी नियम नहीं है। यहाँ पे जितने भी सारे हमारे जो बाप दादा यहाँ पे रहते हैं, वो अपना जैसा घर होता है वैसे ही यहाँ पे रहते हैं। संवेदनहीनता के इस दौर में जब ये बूढ़ी आंखें अकेली होती हैं, तो अपने संग अपने जैसे ही लोगों का साथ पाकर एक सुकून महसूस करती हैं कि हमारा दर्द तो एक है, साथ में खुश रहने का कारण भी अब एक है। सीमावर्ती इलाकों में निराधार वृद्ध जिनका कोई अपना नहीं है, उन्हें यहाँ लाया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ भोजन से लेकर आरोग्य की देखभाल होती है, जहाँ सब परिवार जैसे साथ रहते ये बुजुर्ग एक वक्त बाद अपना दर्द भूलकर खुशी की दुनिया में जीने लगते हैं। मुझे मेरे घर पर सही से खाना भी नहीं मिलता था। ये दो लोग यहाँ मेरी सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ मुझे 3 वक्त का खाना अच्छे से मिलता है। मेरी मालिश भी की जाती है, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। सेवा के हर कार्य के पीछे एक प्रेरणादायक कहानी होती है। इस दिकरानू घर के बनने के पीछे की भी एक कहानी है और पात्र हैं मनुभाई जोशी। बचपन में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते इन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था और इसके बाद से इन्होंने प्रण लिया कि जीवन में सक्षम होने पर 5 व्यक्तियों को हर दिन भोजन करवाएंगे। आज इनके मानव सेवा परिवार द्वारा न केवल 1000 टिफिन की सेवा दी जा रही है, बल्कि इस वृद्धाश्रम में हर मुमकिन सेवा देकर वृद्ध लोगों को नया और सुखी जीवन दिया जा रहा है। ये जो बेटे का जो घर, मतलब गुजराती में दिकरे का घर, इनको बेटे का घर बोल रहे हैं। और जय मानव सेवा परिवार ट्रस्ट नडियाद की और कई सारी सेवाएं इसी संस्था से चल रही है। रोजाना 1000 मतलब 1000 लोगों का टिफिन सेवा चल रहा है। जो वृद्ध लोग सड़कों पर रहते हैं, हम वहां अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और उनकी परिस्थितियों को समझते हैं। फिर वहां से उन्हें हम रेस्क्यू करके यहाँ दिकरा के घर में ले आते हैं, जहाँ उनकी देखभाल की जाती है।
जिन लोगों की तबीयत ख़राब होती है उन्हें सबसे पहले हम अस्पताल ले जाते हैं, इलाज करके फिर यहाँ लाया जाता है और फिर यहाँ उनकी हर तरह से देखभाल की जाती है। दिकरानू घर की ये पहल सही मायनों में एक सराहनीय कदम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नाडियाड से कल्पेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये दिकरानू घर है ना सचमुच एक खास और महत्वपूर्ण पहल। अब आपको एक और खास पहल से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के नागपुर में, जहाँ पर फैमिली कोर्ट के सदस्य और जजेस एक साथ आए हैं एक खास मुहिम के लिए। जी हाँ, इन्होंने कोर्ट से इतर एक अलग पहल शुरू की है। जो असहाय महिलाएं हैं उनको कौशल विकास का पाठ पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं ताकि वो अपने केसेस खुद लड़ सकें, सशक्त हो सकें, समर्थ हो सकें। अदालत का काम न्याय की उम्मीद से उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाले पक्षकारों को न्याय देना है, लेकिन परिवार अदालतें इस व्यवस्था से भी परे जाकर काम कर रही हैं। महाराष्ट्र की पारिवारिक अदालतों के कर्मचारी और जज एक साथ आए हैं एक खास मकसद के लिए। इन लोगों ने स्वयं सिद्ध पहल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से वो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का हुनर सिखा रहे हैं। गौरतलब है कि फैमिली कोर्ट के लोगों द्वारा 2017 में शुरू की गई इस पहल के लिए हाई कोर्ट या सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। न्यायाधीशों ने अपने हौसले और जज्बे से राज्य के 7 जिलों में ये पहल शुरू की है। पहले बैच में नागपुर की 59 महिलाओं को उत्तम कौशल के साथ प्रमाणित किया गया है। ये पहल देश में अपनी तरह की पहली है। परिवार न्यायालय में भरण पोषण के लिए जूझ रही असहाय महिलाओं के लिए रोटरी क्लब, मातृ सेवा संघ, ICICI बैंक के माध्यम से ब्यूटी पार्लर, सिलाई, चौपहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण, कंप्यूटर, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं। ये स्वयं सिद्धा प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई मशीन, उसके बाद में ब्यूटी पार्लर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, छोटे मोटे बिजनेस के लिए जो भी कोर्स है, और ये ट्रेनिंग हम पूरे मुफ्त होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग में कोई भी एक भी रुपए का लेन देन नहीं होता है। 59 महिलाओं की लिस्ट बनाई है, जिसमें से कम 15 महिलाओं को जॉब मिला है। 8 से 10 महिलाओं ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है और बाकी महिलाओं का कंप्यूटर ट्रेनिंग या ड्राइविंग ट्रेनिंग चालू है, उनको भी जॉब मिलने की संभावना है। महिला परामर्शदाताओं के माध्यम से अदालत द्वारा महिलाओं के लिए विशेष परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक महिला को इस सोच के साथ खुद को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ये कोशिश इसलिए है कि महिलाएं सशक्त बने, महिलाओं में ये सोच जागृत हो कि वो केवल पति के भरण पोषण पर निर्भर न रहकर अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए उनका कौशल विकास जरूरी है। और इसीलिए इस पहल का उद्देश्य है कि रो मत, लड़ो। राज्य के पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, जलगांव और कोल्हापुर के कुल 7 जिलों में अलग थलग पड़ी महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट से कई लोगों को नौकरी मिली है तो कई अपना कारोबार चला रहे हैं और अब कई महिलाओं को अगले चरण के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्वयं सिद्धा करके प्रोग्राम है, वो काउंसलर मैडम ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर जाकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1.5 महीने से आ रही हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत बढ़ चुका है और आगे भी जाके कुछ इनकम सोर्स होने के बाद मैं आगे जाके अपना कर सकती हूँ अपने और अपने लड़की का। मैं थैंक यू बोलती हूँ नोटरी क्लब के मेंबर्स को भी, मातृ सेवा संघ के हमारे टीचर जो है मेन चित्रा मैडम और हमारे कंप्यूटर टीचर जो प्रीति मैडम है, इनका भी धन्यवाद करती हूँ कि बिना किसी लागत के हम यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मुझे ये आशा भी है कि आने वाला ये कंप्यूटर ट्रेनिंग 1 महीने में हमारा जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो हम एग्ज़ाम देंगे उसके बलबूते पे और मैडम लोगों के सपोर्ट से मैं कम से कम नहीं भी बोलो तो 10-15 हज़ार की ड्यूटी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ अच्छे से। कहा जाता है कि अज्ञानी को कचहरी की सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट में आने के बाद महिला सशक्त होती है तो ये पहल उसके लिए वरदान होगी।
पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने में जज सिर्फ फैसला सुनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं और व्यक्ति को समस्या से पूरी तरह निकालने का प्रयास करते हैं। फैमिली कोर्ट के जज शुद्धोधन मोरे का कहना है कि ये काम करके उन्हें बहुत संतोष मिलता है। तो कई महिलाओं का मानना है कि ये परियोजना सैकड़ों बेबस महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। न्याय देने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर महाराष्ट्र में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संचालित ये स्वयं सिद्धि परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है और इस प्रयास की हर स्तर पर सराहना हो रही है। महाराष्ट्र से कृष्णा मस्के और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हर क्षेत्र में बहुत खास प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा किस तरह से फैमिली कोर्ट के जजेस और सदस्य एक साथ आए हैं और ये खास काम कर रहे हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि भारत के लोग हमेशा नए विचारों को स्वीकार करने और उस पर अमल करने के इच्छुक रहते हैं और केरल के जो मियावाकी जंगल हैं इसका सटीक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाल के मन की बात एपिसोड में मियावाकी तकनीक का जिक्र किया था। मियावाकी एक ऐसी तकनीक है जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देती है और उस पर भी समृद्ध जंगल उगाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रफी रामनाथ का जिक्र किया था, जिन्होंने कम से कम 115 किस्म के पेड़ पौधों को उगाकर, मियावाकी तकनीक से उगाकर एक समृद्ध जंगल बना दिया है। विद्यावनम नाम का ये जंगल है। कैसे बनाया है और कैसी है ये तकनीक, चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मियावाकी वृक्षारोपण विधि बंजर भूमि को उपजाऊ वन क्षेत्र में बदल सकती है। मिलिए केरल के अलापुझा जिले में एक शिक्षक रफी रामनाथ से, जिन्होंने मियावाकी जंगल उगाया था। रफी रामनाथ अपने छात्रों और अपने आसपास के लोगों के बीच जंगलों और हरियाली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत खास थे। इस उद्देश्य से उन्होंने एक हर्बल गार्डन विकसित किया। ये धीरे धीरे जैव विविधता क्षेत्र में बदल गया। अपने अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने एक छोटा जंगल विकसित किया और इसका नाम विद्यावनम रखा। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया और कहा कि सुंदर नाम एक शिक्षक से ही मिल सकता है। जापान की तकनीक मियावाकी, अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और 2-3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। केरल के रहने वाले रफी रामनाथ अलापुझा ओनाटुकारा VVHSS के शिक्षक होने के अलावा एक पर्यावरणविद भी हैं। स्कूल में वनस्पति विज्ञान के शिक्षक रफी रामनाथ एक ऐसे प्रकृति प्रेमी हैं
जिन्हें 2009 में पर्यावरण क्लब के समन्वयक के रूप में चुना गया था। अब वो दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श शिक्षक हैं। उनके छात्र रफी रामनाथ को जंगल उगाने और उसका पोषण करने में मदद करते हैं। गौरतलब है कि वनीकरण की मियावाकी विधि अधिकतम 30 वर्षों की अवधि के भीतर अपने परिणाम प्राप्त करती है, जबकि प्राकृतिक वनीकरण विधियों का उपयोग करके उसी परिणाम के लिए 50 से 200 वर्षों की आवश्यकता होती है। मियावाकी मॉडल के लक्ष्यों में जैव विविधता से सुधार, कार्बन को अलग करना, हरित आवरण को बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना और जल स्तर को संरक्षित करना शामिल है। हमारे पास 150 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे हैं। दंडपाल नाम का ये पौधा त्वचा रोग की एक महत्वपूर्ण औषधि है। बहुत से लोग यहाँ डंडापला की पत्तियां इकट्ठी करने आते हैं। इस स्कूल और अन्य स्कूल के कई छात्र यहाँ आते हैं और अपने शोध कार्य के तहत पौधों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। हम इससे खुश हैं। सबसे बढ़कर जंगल जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को हमारे पर्यावरण और वन संरक्षण के महत्व के बारे में संदेश देने में मदद करते हैं। जंगल की स्थापना ने मेरे और बच्चों दोनों के व्यवहार में जबरदस्त बदलाव लाया है। इतना ही नहीं, रफी रामनाथ समय समय पर स्कूलों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाकर अलापूजा में सामाजिक वनीकरण के लिए भी मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने सामाजिक वनीकरण के महत्व को बताने के लिए नानमा मरम नाम से एक वृत्तचित्र फिल्म भी तैयार की है। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। रफी रामनाथ का सपना है कि भारत में 100 करोड़ वन हो। वह अपने छात्रों और दोस्तों के साथ हरित भारत के अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित भी नजर आते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तिरुवनंतपुरम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षण का जो पुराना तरीका था और आधुनिकीकरण के बाद जिस तरह से नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, इसके बीच में जो खाई है उसे किस प्रकार से पाटा जाए ताकि जो गांव के बच्चे हैं, जो आधुनिक शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं, उन्हें भी किस तरह से आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए कई प्रयास हो रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे ड्रीम स्मार्ट क्लास में जहां बच्चों को इसी प्रकार से शिक्षा दी जा रही है ताकि वो आधुनिकीकरण और तकनीक से परिचित हो सकें। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में देवमाली स्थित गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में शुरू की गई डीजी कक्षा का मकसद बच्चों को शिक्षित करने के तरीके का आधुनिकीकरण करना है, जिससे कि शिक्षा के स्वरूप और नई तकनीक के बीच की खाई को पाटा जा सके। डीजी कक्षा और सस्टेनेबल स्मार्ट गवर्नमेंट स्कूल, जी हाँ, इस ड्रीम स्मार्ट क्लास के सपने को पूरा करने में शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के स्वयंसेवी लोगों का विशेष योगदान है। इस अनूठे प्रयास से क्षेत्र के छात्रों को शिक्षित करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। इस पहल की खास बात यह है कि इसमें 4K HD इंटरैक्टिव एंड्रॉयड टीचिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पढ़ाने के तरीके को आधुनिक और दिलचस्प बनाया जा सके। इसके अलावा डीजी कक्षा पहल के तहत नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को प्री लोडेड क्रिएटिव लर्निंग कंटेंट मुहैया कराया जा रहा है, जो CBSE करिकुलम पर आधारित है। इस नेक प्रयास में उन बच्चों का खास ख्याल रखा गया है जो सीखने के मामले में दूसरे छात्रों की तुलना में थोड़ा कमजोर नजर आते हैं या जिनके सीखने की क्षमता औसत होती है। हमारे प्रोजेक्ट का एम ये है कि हम ये एजुकेशन लेवल को पूरा एक्सपोजर देके प्राइवेट स्कूल्स के से भी बेहतर बना पाए। हमारी डीजी कक्षा के फीचर्स हैं कि हमने इसमें 4K इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड लगाया है, जिसमें कि नर्सरी से लेकर 12th तक सारे के सारे क्लासेस का CBSE बेस्ड करिकुलम जो है हमने डिजिटल लेक्चर्स में इनकोडेड करवाया है। उसके तहत हम डिफरेंट टूल्स जो होते हैं पढ़ाने के, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल होंगे। हर कॉन्सेप्ट की, हर टॉपिक की आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, साथ ही साथ क्विज बेस्ड एक्सरसाइज भी होगी, इससे कि बच्चों को पढ़ने में और टीचर्स को पढ़ाने में काफ़ी सुविधा होगी। डीजी कक्षा में
क्वेश्चन बैंक को भी कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे छात्रों को परीक्षा की प्रक्रिया बोझिल न लगे। बाला यानी बिल्डिंग एज अ लर्निंग एंड मॉडल पर आधारित डिजी कक्षा का मकसद पढ़ाई जा रही चीजों को सही तरीके से छात्रों को समझाना और शिक्षा तक सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे कि पूरी शिक्षा प्रणाली का लोकतंत्रीकरण पूरा हो सके। हमने डिजी कक्षा प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है, जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बाला मॉडल पे है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। उसमें हम देख सकते हैं कि वॉल की पेंटिंग्स हमने थीम बेस्ड कराई है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, सैनिटेशन रिलेटेड हो या फिर डिजिटल इंडिया रिलेटेड है। आगे जाके हमारा गोल ये है कि हम वॉलेंटियर बेस्ड, जिसमें कि वॉलेंटियर कॉलेज के बच्चे, ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ऑल दी सर्विंग वंस एंड रिटायर्ड वंस, इवनिंग पाठशाला में ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए बच्चों की क्लासेस लेंगे। इसमें पढ़ाई करने में ये हेल्प हो रही है कि हम लोग यहाँ से जूम करके देख के हम लोग यहाँ पे ये है कि हम आराम से लिख के कॉपी में लिख के बाहर से हम लोग ठीक से देख के पढ़ सकते हैं। इसका हमको लगता है कि हम लोग ये आने के बाद हम लोग का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएगा, हम लोग इस पर अच्छा रैंक से पास होगा। अभी हमने ये वीडियो देखा इसमें और इसमें अच्छा से समझ आ रहा है। डिजी कक्षा का एक मकसद बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को दोबारा शैक्षिक प्रणाली में शामिल करना है। डिजी कक्षा में फोनोटिक्स, एनिमेटेड वीडियोस और असल जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल विशेष जरूरतों वाले बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई को उनके शुरुआती वर्षों में ही उनके लिए खास दिलचस्प बना देगा। इस कक्षा में छात्रों को साफ सफाई के महत्व और नशे से दूर रहने जैसी बुराइयों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अरुणाचल प्रदेश से प्रियांशु रंजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस स्मार्ट क्लास के बाद चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरें आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता है। हर कोई सुंदर दिखने के लिए अलग अलग तरह के परिधान पहनता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर दिखने की कोशिश करता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन पिछले 43 सालों से कुछ एक ख़ास तरह के परिधान में घूम रहे हैं। परिधान ऐसे जो तमाम संदेश लिखे हुए हैं और लोगों को कुछ मैसेज पहुंचा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा और क्या है उनके संदेश, आइए देखते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो पिछले 43 सालों से एक खास परिधान में घूम रहे हैं। पंजाब के भटिंडा की सड़कों पर पैदल या साइकिल चलाते हुए गांव जुग्गे खुर्द के मूल निवासी 64 वर्षीय लालचंद सिंह हमेशा अलग तरह का कुर्ता पहनते हैं, जिस पर तरह तरह की बीमारियों के नाम लिखे संदेश होते हैं। इन संदेशों के माध्यम से लालचंद सिंह समाज को बच्चों की बीमारियों के प्रति जागरूक करते हैं और बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगवाने का संदेश देते हैं। मेरे को लगा नौकरी के दौरान भी बच्चों को जानघातक जो बीमारियां हैं, धुनक, काली खंग, गलघोंटू, काला खसरा, इनसे बच्चों की जो मौतें हो रही थी उस वक्त, तो अब तो चाहे कम है, तो मेरे को लगा भी क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैं शब्दों से, कविताओं से, कहानियों से या गीतों से जुड़ा हुआ था साहित्यिक तौर पे। तो मैंने ये चोड़ा धारण कर लिया, जिसको टीकाकरण चेतना चोड़ा मैं कहता हूँ, और 81-82 से मैं लगातार इसे पहनता आ रहा हूँ। दरअसल लालचंद सिंह पंजाब स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त ग्रेड 4 के कर्मचारी हैं और अपनी नौकरी के दौरान अस्पताल में काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि बच्चों के प्राथमिक टीकाकरण के बारे में आम जनमानस में जागरूकता की कमी है। यहीं से लोगों को जागरूक करने की सोच अपनाते हुए लालचंद सिंह ने
1981 से ये एक विशेष परिधान पहनना शुरू किया, जिस पर धुनक, काली खांसी, खसरा, टीबी जैसे घातक रोगों के बचाव के लिए टीकाकरण संदेश लिखे होते हैं। इसके अलावा लालचंद सिंह अक्सर कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत के संदेश देने वाले कुर्ते में नजर आते हैं। इस यात्रा को भले ही 43 साल बीत गए हों, लेकिन लालचंद सिंह का जज्बा कम नहीं हुआ है। दिन हो या रात हो, चाहे कहीं काम पर जाना हो, बाजार जाना हो या किसी शादी में जाना हो, लालचंद सिंह आपको इन्हीं संदेशों के साथ घूमते मिलेंगे। लालचंद सिंह के मुताबिक कोई भी सरकारी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक कि आम लोग उसका हिस्सा न बने, और वो हमेशा यही करने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि अपने अंतिम सांस तक वो इस मिशन में लगे रहेंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भटिंडा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा और खास करके जरूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।